पिछले कुछ हफ्तों में दुनिया भर की मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक ही नाम बार बार गूंज रहा है, वो है जेफरे एप्स्टीन। और इसकी वजह बनी है अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजी द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई भारी भरकम फाइलिंग। करीब माने तो 30 से 35 लाख पन्नों के दस्तावेज, 2000 से ज्यादा वीडियो और लगभग 1,08,000 तस्वीरें। ये सब एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत सार्वजनिक किया गया है, जिस पर नवंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया था। अब सोचिए, इतने साल बाद अचानक इतनी बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड सामने आ जाए तो दुनिया क्यों ना हिल जाए। इन दस्तावेजों में फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, एफबीआई और डीओजी की इंटरनल रिपोर्ट्स, मीडिया क्लिपिंग, निजी पत्राचार और कई बड़े नामों के साथ संवाद शामिल है। पहली नजर में भले ही इनमें सीधे तौर पर अपराध साबित करने वाला कोई स्मोकिंग गन सबूत ना दिखे, लेकिन जिन जिन प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए, उन्होंने राजनीति, बिजनेस और समाज में जबरदस्त हलचल मचा दी। यूरोप में कुछ नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा, अमेरिका में इस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई और पीड़ितों ने आरोप लगाया कि अभी भी कई अहम दस्तावेज रोके गए या छुपाए गए, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि और उलझ गई है। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि एप्स्टीन था कौन। एप्स्टीन एक ऐसा अमेरिकी फाइनेंसर था जिसने खुद को ग्लोबल एलाइट का दोस्त बना लिया था। टेक टाइकून, वॉल स्ट्रीट के दिग्गज, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजघराने के सदस्य, उसके संपर्कों की सूची किसी फिल्म में लिस्ट जैसी लगती है। आपको बता दें कि एप्स्टीन के साथ एक नाम और भी है जो उसके काले करतूतों में बराबरी का भागीदार है, और वह नाम है गिलेन मैक्सवेल। जेफरी एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल की कहानी किसी डार्क थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन ये बताएं तो हकीकत है। मैक्सवेल, जो मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी, अपने पिता की मौत के बाद न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के करीब आ गई। वहीं से उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने न सिर्फ उसका भविष्य बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। 1994 से लेकर 2004 तक मैक्सवेल ने एप्स्टीन के साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों को बहलाने, फुसलाने और उनका शोषण करने में मदद की। वो लड़कियों से दोस्ती करती, उन्हें शॉपिंग या मूवी पर ले जाती, उनके परिवार और स्कूल की बातें करती ताकि भरोसा जीत सके। फिर एप्स्टीन उन्हें पैसे, ट्रैवल और पढ़ाई के वादे करता, जिससे लड़कियां खुद को उसका एहसानमंद समझने लगती। धीरे धीरे मैक्सवेल उन्हें एप्स्टीन के अजीब व्यवहार के आदी बनाती गई, कभी खुद सामने कपड़े बदलकर, कभी मसाज के लिए उकसाकर, कई बार तो वो खुद भी इन शोषण वाली स्थितियों में मौजूद रहती। यही सबूत बाद में कोर्ट में उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए और उन्हें 20 साल की सजा मिली। अब हाल ही में जब अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स पर गवाही के लिए बुलाया तो मैक्सवेल ने 5वें संशोधन यानी 5th अमेंडमेंट का सहारा लिया और चुप्पी साध ली। सांसदों ने सवाल उठाया कि आखिर वो किसे बचा रही है और क्यों उन्हें जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले ही उन्होंने ट्रंप प्रशासन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच के सामने सारे सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन कांग्रेस के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके वकील का कहना है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें माफी देंगे तो वो पूरी सच्चाई बताएंगी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि ट्रंप और क्लिंटन निर्दोष हैं और सिर्फ मैक्सवेल ही असली कहानी बता सकती है। अब कहानी में थोड़ा वापस लौटते हैं। जैसा कि आप जान ही गए कि जेफरी एप्स्टीन की इसी चमकदार नेटवर्क के पीछे छुपी थी नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग की भयावह सच्चाई, जिसके आरोपों ने उसकी पूरी छवि को गिरा दिया। 2005 में पाम बीच पुलिस ने पहली बार जांच शुरू की। 2008 में उसने एक विवादित प्ली डील कर ली, सिर्फ 13 महीने की जेल और वह भी वर्क रिलीज के साथ। यहीं से सवाल उठे कि क्या उसे सिस्टम ने बचाया। 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई, इस बार सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और साजिश के गंभीर आरोपों के साथ। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही अगस्त 2019 में मैनहट्टन की जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या कहा गया, पर शक और साजिश के सिद्धांत आज भी जिंदा है। अब 2026 की फाइल रिलीज ने पुरानी बहसों को फिर जगा दिया है। उदाहरण के तौर पर इजराइल से जुड़े सवाल, क्या एप्स्टीन का इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से कोई रिश्ता था? एक एफबीआई मेमो के एक स्रोत ने दावा किया कि वह कोऑप्टेटेड मोसाद एजेंट हो सकता था और उसे स्पाई की तरह ट्रेन किया गया था। हालांकि ये पुख्ता साबित नहीं हुआ।
पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री अहूद बराक के साथ उसके लगातार संपर्क, बराक के सहयोगी योनी कोरेन के साथ ईमेल्स और इजराइल से जुड़े संगठनों फ्रेंड्स ऑफ द इजरायली डिफेंस फोर्सेज और ज्यूइश नेशनल फंड को दिए गए दान ने इन अटकलों को हवा दी। लेकिन बराक ने किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से इनकार किया और इजराइल के नेताओं ने भी जासूसी के दावों को खारिज किया। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वह रूसी या अन्य नेटवर्क से जुड़ा हो सकता था, यानी रहस्य और गहरा गया। अब ईरान से जुड़े उल्लेख देखिए। एक पत्र में अमेरिकी जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट ट्राइवर्स ने एप्स्टीन और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति मसूद अहमदिनेजाद की कथित मुलाकात का जिक्र किया, जिसे अहमदिनेजाद के खेमे ने सिरे से नकार दिया। ईमेल्स में ईरान की राजनीति, न्यूक्लियर डील, ट्रंप के फैसलों और निजी जेट डील्स पर बातचीत के संकेत मिले। कुछ किताबों में आरोप लगे कि 1980 से 1990 के दशक में हथियारों के सौदे और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से भी उसके संबंध हो सकते थे। हालांकि ये दावे विवादित हैं। फिर एक और चौंकाने वाला पहलू भी सामने आया। मक्का की काबा पर चढ़ाई जाने वाली किस्वा का कपड़ा 2017 में यूएई से जुड़े संपर्कों के जरिए उसे भेजा गया। ईमेल्स में इस पवित्र कपड़े की धार्मिक अहमियत का जिक्र था। ये सवाल उठता है, एक दोषी ठहराए गए यौन अपराधी तक ऐसे धार्मिक प्रतीक पहुंचे कैसे? जवाब अब भी धुंधला है। दुनिया के बड़े नाम भी इन फाइलों में हैं। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, रिचर्ड ब्रैंसन, सेर्गेई ब्रिन, लॉरी समर्स, स्टीव बैनन और कई अन्य। ज्यादातर ने किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है। कुछ ने माना कि वे उससे मिले थे, लेकिन अपराध की जानकारी नहीं थी। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम सैकड़ों बार आया, जिससे उनकी पहले से विवादित छवि और दबाव में आ गई। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस ने अपने संपर्क को शर्मनाक कहा। स्लोवाकिया के एक वरिष्ठ सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया। यानी ये मामला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, ये वैश्विक स्तर का नेटवर्क था। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत से जुड़ा भी एक नाम सामने आया और वो है अनिल अंबानी का। दस्तावेजों के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच टेक्स्ट मैसेज में वैश्विक मुद्दों, व्यापार और महिलाओं को लेकर बातचीत हुई। एक संदेश में लंबी गोरी स्वीडिश लड़की का जिक्र था, जिस पर तेज प्रतिक्रिया आई। पेरिस में मुलाकात की योजना, दावोस में ट्रंप पर चर्चा और मैनहट्टन स्थित घर पर मीटिंग की पुष्टि का भी उल्लेख है। हालांकि अंबानी के प्रतिनिधि ने टिप्पणी से इनकार किया है और किसी अपराध का आरोप साबित नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे नाम, इतने सारे देश, इतने सारे दावे, आखिर सच क्या है? सच ये है कि इन फाइलों में आरोप, संपर्क और संवाद तो है, पर हर नाम अपराधी नहीं है। कानून की नजर में दोष साबित होना अलग बात है। फिर भी ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे शक्ति, पैसा और प्रभाव का जाल इतना उलझ सकता है कि सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। 2008 की प्ली डील क्यों विवादित थी? क्योंकि इससे पीड़ितों को लगा कि न्याय अधूरा रह गया। 2019 की मौत ने और रहस्य बढ़ा दिया। 2026 की फाइल रिलीज ने फिर सवाल उठाए। क्या सब कुछ सामने आ गया है या अभी भी बहुत कुछ छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी पूरी सच्चाई सामने आएगी? ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन इसके केंद्र में असली पीड़ित है, जिनकी आवाज न्याय की मांग कर रही है। शायद आने वाले महीनों में और दस्तावेज सामने आए, शायद और नाम जुड़े और शायद कुछ आरोप हमेशा के लिए रहस्य बन जाए। तो अब जब आपने पूरी कहानी सुनी, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी है या फिर सत्ता और प्रभाव के उस अंधेरे गलियारे की, जहां सच और झूठ की रेखा धुंधली हो जाती है? लाखों पन्नों की ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। पत्रकार, जांच एजेंसियां, रिसर्चर्स सब इन दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। हर हफ्ते कोई नई ईमेल, नई तस्वीर या नया दावा सामने आता है। सच की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अब भी धुंध में है और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या कभी सब कुछ साफ साफ सामने आएगा या ये रहस्य हमेशा दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी?